हेलो एंड नमस्कार दोस्तों आज हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पे स्टैटिक जीके और प्लस जो हमारा उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड से हमारे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, आयोग जो प्रीवियस ईयरों में पूछ चुका है अपने, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद होने वाली है, तो आप अंत तक ज़रूर बनिए रहिए। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। प्रसिद्ध गौचर मेला कब से प्रारंभ हुआ था? तो जो गौचर मेला है ये आपको ध्यान में रखना है, ये प्रारंभ होता है 1943 यानी 1943 से। कब लगता है ये? तो ये लगता है 14 नवंबर यानी नेहरू जी के जन्मदिन पर। ठीक है, तो आप याद रखिए कि नेहरू जी के बर्थडे पे ये गौचर मेला लगता है। यहाँ पे उस टाइम पे तत्कालीन जो डिप्टी कमिश्नर थे उनका नाम था आर बी वार्डेनी। ठीक है, बर्डेनी कहीं पे लिखा होगा, कहीं पे वार्डेनी लिखा होगा, तो आप याद रखिए ये तत्कालीन गवर्नर थे, उनके सुझाव पे इस मेले की शुरुआत हुई। उसके बाद आ जाइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? देखिए, तो इसका बड़ा आसान सा आंसर है, सुदर्शन शाह ने यहाँ पे टिहरी को अपना राजधानी बनाया। अगर डेट पूछ ले तो आपको याद रखना है 28 दिसंबर को यहाँ पे राजधानी बनाया जाता है और ईयर था हमारा 1815। ठीक है, तो आपको इसके पीछे की कहानी पता होगी कि सुदर्शन शाह ब्रिटिशर्स को आमंत्रण देते हैं, अंग्रेजी सेना को आमंत्रण देते हैं, और यहाँ पे जब इनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो अक्टूबर 1814 में यहाँ पे सेना आ जाती है ब्रिटिशर्स की। ठीक है, गढ़वाल को गोरखाओं से आज़ाद करवा देते हैं। उसके बाद ये शिफ्ट कर देते हैं अपनी राजधानी श्रीनगर से, कहाँ? टिहरी में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए। तो सुदर्शन शाह ने ये शिफ्ट करी थी, कहाँ से? श्रीनगर से, और कहाँ? टिहरी में। उसके बाद आ जाइए, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? देखिए, आयोग में एक अच्छी बात है कि आयोग जितने भी क्वेश्चन करता है वो मैक्सिमम परीक्षा वाणी के इर्द गिर्द के क्वेश्चन होते हैं, परीक्षा वाणी के क्वेश्चन होते हैं और बड़े बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। तो आपको बार बार रिवीजन करना है सेम क्वेश्चन को, और इसी में से आपके क्वेश्चन बनेंगे फाइनल एग्जाम में। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? देखिए, कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित होता है 1990 में। 1990 में यहाँ पे आपको पता होगा कि जो हवाला बाग का युद्ध होता है, किस किस के मध्य? हवाला बाग का युद्ध, महेंद्र चंद। ठीक है, महेंद्र चंद वर्सेस गोरखा। ठीक है, तो ये यहाँ पे युद्ध होता है और गोरखा यहाँ पे जीत जाते हैं। उसके बाद गोरखा यहाँ पे 1815 तक राज करते हैं। तो जो आपसे अगर पूछे कि कुमाऊं में कितने वर्ष राज किया, तो कुमाऊं में इन्होंने राज किया लगभग 25 वर्ष। और अगर गढ़वाल में पूछे तो गढ़वाल में आपको पता होगा, खुड़बुड़ा एक देहरादून में एक जगह है खुड़बुड़ा, और यहाँ पे 14 मई को 1803 में युद्ध होता है। किसके साथ? जो हमारे यहाँ पे राजा थे, कौन थे? प्रद्युमन शाह। और प्रद्युमन शाह को यहाँ पे वीरगति प्राप्त होती है और इसके बाद यहाँ पे गोरखाओं का राज हो जाता है और गोरखा यहाँ पे राज करते हैं। कब तक? गोरखाओं का राज रहता है यहाँ पे 1815 तक। तो लगभग 10.5 वर्ष यहाँ पे गोरखा रहते हैं गढ़वाल में और आपके 25 वर्ष रहते हैं कुमाऊं में। तो आप ये ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। देखिए, ये भी बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है 1912 में। उसके बाद अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या राज था, मतलब उनका उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य जो था वो था कि क्षेत्र में राजनीतिक चेतना को का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो इनका राजनैतिक चेतना का प्रसार करना इनका मेन उद्देश्य था। ठीक है, प्रसार करना। तो ये आप ध्यान रखिए कि इनका उद्देश्य क्या था। यहीं से एक क्वेश्चन नेक्स्ट वाला जो हमारा है यहीं से बनता है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? देखिए, कुमाऊं परिषद अलग था और जो हमारा अल्मोड़ा कांग्रेस था वो अलग था। कुमाऊं परिषद आगे जाके कुली बेगार वगैरह को ख़त्म करता है। कुली बेगार जो प्रथा थी, ठीक है, 1921 में सरयू नदी के तट पर, आपको पता होगा। तो ये वही वाला कुमाऊं परिषद है। तो इसका गठन होता है 1916 में। ठीक है, तो इसके मुख्यतः 3 लोग माने जाते हैं। एक हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी हो गए, ठीक है, और एक हो गए हमारे हरगोविंद पंत जी। ठीक है, हरगोविंद पंत जी, और एक हमारे कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है, तो ये 3 लोग थे जिन्होंने यहाँ पे कुमाऊं परिषद की स्थापना की थी। देखो, हरगोविंद पंत जो थे, इनको कुमाऊं परिषद का क्या बोला जाता था? रीढ़ की हड्डी भी इन्हें कहा जाता था, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कि एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि जो हमारी कुमाऊं परिषद थी इसका विलय हो गया था हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका विलय कब होता है? ठीक 10 वर्षों बाद, यानी
26 में, तो ये भी आप यहाँ से याद रखिए, ठीक है, विलय। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बिस्नी देवी कौन थी। देखिए बिस्नी देवी कौन थी? बिस्नी देवी थी एक स्वतंत्रता सेनानी। आपको याद होगा कि जब नमक सत्याग्रह चल रहा था, सत्याग्रह में इस टाइम पे इन्होंने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, जो हमारा कौन सा नगर पालिका है, अल्मोड़ा नगर पालिका, तो आप इसे ध्यान रखिए कि अल्मोड़ा नगर पालिका में इन्होंने अपनी फ्रेंड्स के साथ क्या किया था, तिरंगा फहलाया था, ठीक है, पालिका पर तिरंगा फहलाया, ठीक है। इसमें इनकी एक फ्रेंड थी जिनका नाम था कुंती वर्मा, तो आप इसको बड़े ध्यान से याद रखिए, कुंती वर्मा। तो कुंती वर्मा के लिए इन्होंने ब्रिटिशर्स ने मतलब एक ऑर्डर पास किया था कि इनको कोई या तो जिंदा पकड़ के दे दो या हमें मुर्दा पकड़ के दे दो। तो मतलब वो इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि ब्रिटिशर्स उनसे खौफ खाने लग गए थे, तो इनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए ब्रिटिशर्स ने कहा था, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। ये कौन थी? ये थी कुंती वर्मा। और ये किसकी फ्रेंड थी? ये हमारी बिस्नी देवी जी की फ्रेंड थी, तो आप इसे ध्यान रखें। उसके बाद आ जाइए देवीधुरा मेला निम्न में से किस जनपद में लगता है। देखिए देवीधुरा जो मेला है ये लगता है हमारा चंपावत में। कहाँ पे लगता है? चंपावत में। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, ठीक है। एक तो ये रक्षाबंधन के अवसर पर लगता है, रक्षाबंधन की, ठीक है, बंधन पर लगता है, ठीक है। यहाँ पे पत्थर का युद्ध होता है, पाषाण युद्ध जिसे बोलते हैं, पत्थर फेंकने की प्रथा है, ठीक है, पत्थर मारे जाने की प्रथा है, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे, ठीक है। तो प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे आपके दरबान सिंह नेगी जी, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, इन्हें मिला था 4 दिसंबर 1914 में, ठीक है। इसके बाद गबर सिंह नेगी भी थे, इनको 1915 में मिला था, ठीक है। तो याद रखिए आप कि सबसे पहले दरबान सिंह नेगी जी को 1914 में क्या मिला था? विक्टोरिया क्रॉस मिला था। विक्टोरिया क्रॉस होता क्या है? जो ब्रिटिशर आर्मी होती है उसका सबसे बड़ा सेना मेडल आप समझ लीजिए कि विक्टोरिया क्रॉस होता है। उसके बाद आ जाइए कुमाऊं का चाणक्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है। देखिए कुमाऊं का चाणक्य के नाम से जाना जाता है हर्षदेव जोशी को, ठीक है, या हरख जोशी भी इसका नाम कहीं कहीं पर आपको सुनने को मिलेगा। देखिए बद्रीदत्त पांडे जी हैं जो, उन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है कुमाऊं केसरी, ठीक है, कुमाऊं केसरी इनको जाना जाता है। उसके बाद हमारे हैं इंद्रमणि बडोनी जी, ठीक है। तो इंद्रमणि बडोनी जी को आपको पता होगा उत्तराखंड का गांधी, इनको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए कुमाऊं परिषद की स्थापना किसने की। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमाऊं परिषद की स्थापना में अभी हमने डिस्कस करा था, गोविंद बल्लभ पंत जी इसमें मुख्य भूमिका में थे, ठीक है, हरगोविंद पंत इसमें थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बद्रीदत्त पांडे जी भी इनके साथ थे। तो 3 लोग हमने डिस्कस करे थे, गोविंद बल्लभ पंत जी हो गए हमारे, हरगोविंद पंत जी हो गए हमारे, और हमारे कुमाऊं केसरी यानी बद्रीदत्त पांडे। तो आप ये ध्यान रखेंगे। हरिद्वार में हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया था। देखिए जो हर की पौड़ी है इसका निर्माण करवाया था राजा विक्रमादित्य ने, ठीक है, और इनके भाई थे भृतहरि, ठीक है। तो इनकी याद में इन्होंने, भृतहरि की याद में इन्होंने हर की पौड़ी का निर्माण कराया। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गांधी जी ने सर्वप्रथम कुमाऊं की यात्रा कब की। तो ये आपके देखे हुए क्वेश्चंस होंगे, बस हमारे यहाँ पे इनको लगाने का मेन मकसद ये है कि बार बार रिवीजन हो के हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो और भी क्लियर होते जाए, ठीक है। तो हम जब बार बार किसी क्वेश्चन को देख लेते हैं तो तब गलत होने की प्रोबेबिलिटी 0 में हो जाती है, चांसेस वहाँ पे नहीं बचते कि वो क्वेश्चन गलत हो आपसे। देखिए गांधी जी ने सर्वप्रथम कुमाऊं की यात्रा कब की थी। आपको पता होगा कि 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों की यात्रा की थी, लेकिन जो जून का महीना था, ठीक है, 14 जून से लेकर गांधी जी कुमाऊं में रहना शुरू करते हैं और 2 जुलाई तक ये कहाँ रहते हैं, 1929 की ये बात है, ये कुमाऊं में रहते हैं, ठीक है। यहीं पे इनका प्रवास होता है, कौसानी प्रवास, ठीक है, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने अनासक्ति योग नाम से क्या लिखी थी, अपनी गीता की भूमिका लिखी थी, ठीक है। तो अनासक्ति योग के नाम से इनकी जो गीता की भूमिका आती है के नाम से, ठीक है। तो इन्होंने यहीं पे ये अनासक्ति योग के नाम से इसको लिखा था, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये तो हो गया इनका कुमाऊं प्रवास, कुमाऊं में आए थे, अगर आपसे यहीं पे पूछ ले कि ये गढ़वाल कब आए थे, तो आपको ध्यान रखना है कि ये गढ़वाल में आते हैं अक्टूबर के महीने में। तो 16 से लेकर 24 अक्टूबर तक ये कहाँ रुकते हैं, गढ़वाल में रुकते हैं। 1929 का ही ये साल था,
ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिए। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो गढ़वाल के राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका अगर एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो टिहरी का विलय है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949 में। ठीक है, उत्तराखंड में। और ये कौन सा जिला बनता है? 50वां जिला। संयुक्त प्रांत जब हमारा था, ठीक है, प्रांत मतलब कि यूपी के साथ जब हम थे उस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? तो ये कर दिया गया था 1 जनवरी 2007 को। ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हुआ है। उत्तराखंड में लोक कला संस्थान, ठीक है, तो लोक कला संस्थान हमारा कहाँ है? ये है अल्मोड़ा में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देहरादून में बहुत सारे संस्थान हैं, आपको पता होगा, सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, ONGC हो गया, FRI हो गया, तो ये मैक्सिमम देहरादून में है। हरिद्वार में भी है अपना एक UPSC। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो जहाँ पे आजकल खूब यानी कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड मामले आ रहे हैं वो सब कहाँ पे है? हरिद्वार में। ठीक है, तो कुछ भी बुरी सी इमेज आए तो वो हरिद्वार में। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा इसने टाइपिंग एरर करा है, पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन में ही ऐसे ही था, तो आप इसे याद रखिए। तो ये आपको पता होगा, गोलू देवता भी बोलते हैं। ठीक है, देवता, या कहीं पर ये ग्वल ही करके दे देगा। ठीक है, तो ये कौन है? ये है लोक देवता। ठीक है, गोलू देवता, तो ये आपको ध्यान रहेगा। ओके, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कटारमल का मंदिर किस देवी देवता से संबंधित है? तो ये है सूर्य भगवान को संबंधित। ठीक है, तो एक कटारमल का मंदिर आपको पता होगा कि कोणार्क का मंदिर है, कोणार्क का मंदिर है। ठीक है, और ये कौन से राज्य में है? ये है उड़ीसा में। ठीक है, और एक हमारे अल्मोड़ा में है कटारमल का मंदिर, सूर्य भगवान को समर्पित है। किस नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता? तो ये कौन सी नदी का नहीं चढ़ाया जाता? नंदाकनी। नंदाकनी बेसिकली निकलती कहाँ से? रूपकुंड से निकलती है, चमोली से। ठीक है, तो नंदाकनी का जल नहीं चढ़ाया जाता। इसके पीछे भी कई किंवदंतियाँ हैं कि यहाँ पे जो गंगा है, नंदा है बेसिकली, नंदा उनकी बहन, 15 ठीक है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ब्यास गुफा स्थित है। तो ब्यास गुफा जो हमारी है वो कहाँ पे है? बद्रीनाथ में स्थित है। ठीक है, ब्यास गुफा कहाँ पे स्थित है? बद्रीनाथ में। उसके बाद निम्न में से किसको परमवीर चक्र मिला है? देखिए, मेजर सोमनाथ शर्मा को भी परमवीर चक्र मिला है और मेजर शैतान सिंह को भी परमवीर चक्र मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों को। राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्त करता, तो देखिए जो हमारे GB पंत जी हैं, तो देखिए GB पंत जी का जन्म होता है 10 सितंबर 1987 को। कहाँ पे? खूंटग्राम अल्मोड़ा में। और ये क्या, इनको जो भारत रत्न मिला ये मिला 1957 में। ठीक है, आपको पता होगा कि ये जो हमारा संयुक्त प्रांत था, मतलब यूपी सरकार के ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। और अगर बात करें होम मिनिस्टर, उसके बाद ये बने, ठीक है, गृह मंत्री बने भारत सरकार में, तो ये चौथे नंबर के गृह मंत्री थे। तो आपको ये ध्यान रखना है। खटीमा कांड कब हुआ था? तो आपको पता होगा खटीमा कांड 1994 में हुआ था। तो यहाँ तो इस वाले क्वेश्चन में तो हमारा सन से ही क्वेश्चन बन जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, परंतु फिर भी डेट आपको ध्यान रखनी है। 1 सितंबर को यहाँ पे खटीमा कांड होता है। उसके बाद आपको पता होगा कि यहाँ पे लगभग 25 लोगों की डेथ हो जाती है। उसके अगले दिन झड़प होती है, यानी कि 2 सितंबर को। कहाँ पे? मसूरी में। ठीक है, तो यहाँ पे भी 7 लोग एक्सपायर होते हैं। आपने सुना होगा हंसा धनाई, बेलमती चौहान की कहाँ पे डेथ होती है? तो वो मसूरी में होती है 2 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि जो रामपुर तिराहा था तो वो 2 अक्टूबर को होता है। ठीक है, तो रामपुर तिराहा वाला कांड, रामपुर तिराहा कांड कब होता है? 2 अक्टूबर को। और सन तो वही 1994 वाला था। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि देखिए ये वही वाला खटीमा है जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री साहब यानी कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब चुनाव हार चुके हैं। ठीक है, चुनाव हार गए थे। और यहाँ से भुवन कापड़ी जी अभी सिटिंग MLA है, आपको ये बात पता होगी। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी ने चंपावत से चुनाव लड़ा, उपचुनाव में वो वहाँ से जीतकर अपने सीट को बचा पाए और अभी चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद आ जाइए, बीरचंद सिंह गढ़वाली का जन्म 25 सितंबर 1891 को किस जनपद में हुआ था? ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो बीरचंद सिंह गढ़वाली था, गढ़वाली जी थे बेसिकली। ठीक है, तो इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है पौड़ी गढ़वाल में। तो पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म होता है। और सैनी सेरा, सैनी सेरा एक गांव का नाम है। ठीक है, मासी सैनी सेरा, यहाँ पे इनका जन्म होता है। आपको पता होगा कि जो 23 अप्रैल यानी 1930 में जो पेशावर कांड थे उसके नायक इन्हें बोला जाता है, पेशावर
कांड के नायक कहा जाता है इन्हें। इन्होंने क्या किया था, इनके जो कैप्टन थे, कैप्टन रिकेट, तो कैप्टन रिकेट को इन्होंने मना कर दिया था कि निहत्थे अफगानियों पे हम क्या नहीं चलाएंगे, गोलियां नहीं चलाएंगे। तो इसके कारण इन्हें सजा हुई थी और बाद में अंशुल प्रसाद जी इनका क्या करते हैं, केस लड़ते हैं। तो आपको ये कहानी मालूम होगी। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, तो यानी GVPUAT, तो ये कब बना, ठीक है। तो जो गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, ये 1960 में अस्तित्व में आती है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर स्थित है। देखो ये ऑल इंडिया बेस का GK वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर, तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है कोलकाता में, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन इसका नाम है। और ये कहाँ है, कोलकाता, और कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ममता दीदी वहाँ पे अभी चीफ मिनिस्टर हैं सिटिंग। और ये बना कब था, तो ये बना था 1875 में। और आपको पता होना चाहिए जब सबसे बड़ा है तो इसका जो एरिया है वो है 46.5 एकड़। तो आप थोड़ा बहुत फैक्ट भी याद रखें। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। तो देहरादून जो रेलवे स्टेशन है इसकी स्थापना होती है 1900 में। कब होती है, 1900 में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो कि उत्तराखंड का वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ, जिला, पहले तो उत्तराखंड के कुल कितने ज़िले हैं, उत्तराखंड के कुल ज़िले जहाँ रेल मार्ग हो, जहाँ ट्रेन जाती हो मतलब, ठीक है, तो कुल 6 जिलों में जाती है, ठीक है। सर्वाधिक अगर पूछ ले सर्वाधिक ट्रैक किस में है, तो सर्वाधिक ट्रैक आपको पता होगा हरिद्वार में है, ठीक है। और सबसे कम पूछ ले, सबसे कम यदि पूछ ले तो सबसे कम कहाँ पे ट्रैक है, ये है पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। तो पौड़ी गढ़वाल में कोटद्वार में ट्रेन आती है और नजीबाबाद से थोड़ा सा डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो कवर करती हुई यहाँ पे ट्रेन आती है। उसके बाद यहाँ पे पूछ ले कि अगर कोटद्वार स्टेशन कब बना था, तो कोटद्वार स्टेशन बना था आपका 1897 में, ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाइए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपको पता होगा कहाँ पे है, असम में है। मानस भी हमारा असम में ही है, हाथी और बाघ के लिए फेमस है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारा मध्य प्रदेश में है और रणथंभौर हमारा राजस्थान में है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक किन किन चीज़ों में है। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो राइस है, धान है, उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है आपका चाइना। आपने एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि जो चाइना है वहाँ से प्लास्टिक चावल आ रहे हैं, इंडिया में भेजे जा रहे हैं। तो आप इस तरीके से याद रख लें कि वो चाहे फर्जी उर्जी बना बना के उन्होंने टॉप पे हैं, चाहे वो कैसे भी बना रहे हैं। दूसरी बात, सेकंड नंबर हमारा ही आता है, ठीक है, तो सेकंड नंबर किसका है, इंडिया का है, ठीक है। गेहूं की अगर बात करें तो जो वीट का प्रोडक्शन है, गेहूं का प्रोडक्शन है, उसमें फर्स्ट पे चाइना है, ठीक है, सेकंड पे क्या है, इंडिया है, और थर्ड पे है हमारा रशिया, पुतिन भाई साहब, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, तो फर्स्ट पे है हमारा चाइना, सेकंड पे है आपका इंडिया और थर्ड पे रशिया। अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है वीट को, तो ये है हमारा रशिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ से पहला ऑप्शन सही हो जाता है, धान और गेहूं में इंडिया का सेकंड नंबर है, ठीक है। शुगर में इंडिया का क्या है, शुगर में इंडिया का सेकंड है। ब्राज़ील फर्स्ट है शुगर में। उसके बाद कपास में यानी कॉटन में इंडिया का फर्स्ट है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो अगर आप बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सबसे पहले नंबर यूपी का ही आता है। उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र का, ठीक है, तो महाराष्ट्र का आता है दूसरा नंबर। थर्ड नंबर आता है आपका बिहार का, किसका, बिहार का। और फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो ये आता है वेस्ट बंगाल यानी ममता दीदी का, ठीक है, थर्ड, और ये है आपका फोर्थ। उसके बाद निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। तो आपको पता होगा नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, कहाँ, MP से, और इधर को पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो इस पे कौन कौन से बांध, देखिए इंदिरा सागर बांध जो है वो MP में है, और कौन सी नदी पे है, ये है आपका नर्मदा नदी पे। महेश्वर दयाल हाइडल पावर बांध भी आपका MP में है, और ये अगेन किस पे है, ये आपका नर्मदा नदी पे। अंत में आता है आपका गुजरात में है आपका सरदार सरोवर, और ये क्या है, ये भी आपका नर्मदा नदी पे है, ठीक है। तो
तो हमारी अमरकंटक से ये शुरू हुई थी, ठीक है, और अरब सागर में यहाँ पे गिर गई थी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन में ये महाराष्ट्र में भी फ्लो होती है, लेकिन आपको जो ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका कोयना पावर योजना, क्योंकि जो कोयना पावर योजना है ये कोयना नदी पे बनी हुई है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि जो कोयना पावर योजना है ये कौन सी नदी पर बनी हुई है, ये बनी है आपकी कोयना नदी पर, ठीक है। और कोयना नदी किसकी सहायक नदी है, अगर ऐसे पूछ ले तो ये है हमारी कृष्णा की सहायक नदी। तो कृष्णा की सहायक कौन है, कोयना है, और कोयना पे हमारा कोयना पावर प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिए। और है कहाँ पे ये है महाराष्ट्र में, ध्यान रखिए। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डैम है ये, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डैम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक खनिज उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए यहाँ पे आपको इन ऑप्शन में से पता करना है कि सबसे बड़ा खनिज उत्पादक कौन सा है। तो कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे ऑप्शन में झारखंड दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछ ले कि उड़ीसा दे दें तो सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा का सबसे पहला स्थान आता है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे उड़ीसा भी ऑप्शन में होता तो उड़ीसा टॉप पे होता। उसके बाद आ जाइए, तानसेन निम्न में से किसके दरबार में रहे। तो आपको ये याद रखना है कि जो तानसेन थे वो अब अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। आपने सुना होगा कि जब तानसेन मल्हार राग बजाते थे, ठीक है, तो तब बारिश होने लग जाती थी, ऐसे कुछ कहा जाता है। और इनका संबंध कहाँ से था, ग्वालियर से संबंध था। और ग्वालियर नगर में एक प्रचलित कथा थी कि जब यहाँ के बच्चे रोते हैं तो वो सुर में रोते हैं, और जब यहाँ पत्थर लुढ़कते हैं तो वो ताल में लुढ़कते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि तानसेन के बारे में कि वो इतने सुर के ज्ञाता थे, इतना उन्हें ज्ञान था संगीत का, ठीक है। सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर लूटा था। तो महमूद गजनवी ने, तो ये 1000 ईस्वी के आसपास की बात थी जब ये अटैक हो रहे थे यहाँ पे। तो इसने कब लूटा था, 1025 में यहाँ पे सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उसके बाद आ जाइए, शक संवत किसने शुरू किया था, जो अभी भी भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त होता है। तो ये किया था कनिष्क ने। और कनिष्क कौन से वंश से आता है, यह आता है कुषाण राजा था, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कब शुरू किया था, 78 ईस्वी में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, शक संवत कनिष्क ने शुरू किया था। पहले चीन यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी, ठीक है। तो फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में की थी, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ये अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। शिमला समझौता कब हुआ था, शिमला समझौता कब हुआ था। देखिए जो शिमला समझौता होता है ये बेसिकली क्या होता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, आपने नाम सुना होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अगर इनका नाम नहीं सुना होगा तो इनकी पुत्री थी यानी बेनज़ीर भुट्टो, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, आपको पता होगा, बेनज़ीर भुट्टो। तो इनका गोली मार के हत्या कर दी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में ये डील साइन हुई थी, बेसिकली शिमला समझौता। ये हुआ था 2 जुलाई 1972 को। आप फिलहाल में ये ध्यान रखिए कि 2 जुलाई 1972 को ये होता है। किस किस के मध्य, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में। हुआ क्या था कि 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए यहाँ पे लड़ाई चल रही थी, ठीक है। तो हम भी पाकिस्तान को अगेंस्ट में फ़ाइट कर रहे थे। तो उसके बाद आपने सुना होगा कि यहाँ पे क्या होता है, आत्मसमर्पण कर देते हैं 90,000 सैनिक इनके। तो उसी घटना के बाद ये शिमला समझौता होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। निम्न में से किस योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार गरीब में से गरीब को सब्सिडी पर 35 किलो अनाज खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल। तो आपको ये पता होगा कि ये किसको दिया जाता है, ये दिया जाता है अंत्योदय अन्न योजना से, ठीक है। एक होती है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना होती है ये बेसिकली प्राथमिक जो स्वास्थ्य होता है उसको, प्राथमिक स्वास्थ्य इम्प्रूवमेंट के लिए ये चलाई जाती है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखें। उसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो अभी आपने रिसेंटली 2 या 3 साल पहले की बात है, एक दीपक मिश्रा करके एक क्या थे, चीफ जस्टिस से CJI थे, ठीक है। इन पर क्या चलाया जा रहा था, मुकदमा चलाया जा रहा था, ठीक है। मतलब महाभियोग लाए थे, कांग्रेस की तरफ से ये महाभियोग आया था। तो इसका वर्णन जो है वो है आर्टिकल 124 के 4थे पार्ट में। तो आपको ये ध्यान में रखना है।
निम्न में से किसका रक्षा करना हर भारतीय का मौलिक कर्तव्य है? देखिए ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का रक्षा करना भारतीय का मौलिक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना और रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो आप इसे ध्यान रखें। अब तक उत्तराखंड से कितनी महिला सांसद चुनी जा चुकी हैं? तो इसका सही आंसर है 3। ठीक है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद हमारे संविधान संशोधन से संबंधित है? तो आपको पता होगा जो 300 संबंध है, 356 है तो राष्ट्रपति शासन। ठीक है। उसके बाद 370 ये वहाँ पे लगाया जाता था जम्मू कश्मीर में, अब डिमोलिश कर दिया गया। तो जो 368 है बेसिकली ये किससे रिलेटेड है? संविधान संशोधन से। लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव, ठीक है, तो आप इसे कट कर दीजिए, ये क्वेश्चन ज़्यादा पुराना हो गया। ठीक है। भारत में स्पीड पोस्ट सर्विस कब लागू हुई थी? तो भारत में जो स्पीड पोस्ट सर्विस लागू हुई थी ये 1986 से लागू होती है। ठीक है। और तब इसे EMS पोस्ट, स्पीड पोस्ट से जाना जाता था, स्पीड पोस्ट नाम से शुरू किया गया था। ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिए 1986 से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संविधान से संबंधित है? तो आपको पता होगा उच्चतम न्यायालय का जो स्थापना है वो 124 की यहाँ पे आर्टिकल में इसका उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछ ले अभी करंट में CJI ऑफ इंडिया कौन है, तो आपको इनका नाम पता होगा, DY चंद्रचूड़। ठीक है। कौन से नंबर के हैं? तो ये 50वें नंबर के हमारे CJI हैं। उसके बाद इनके पिताजी भी CJI थे, पता होगा आपको 16 नंबर के इनके पिताजी भी CJI थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अभी जो जज हैं वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितने बैठते हैं? तो ये 34 है, 33 + 1 CJI। तो ये आपको कई बातें ध्यान रखनी है कि सबसे पहला जैसे रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 में जो आया था वहाँ से कोलकाता सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय योजना आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए भारतीय योजना आयोग, अभी तो आप नीति आयोग सुनते होंगे। ठीक है। नीति आयोग, तो नीति आयोग से पहले क्या था? यहाँ पे भारतीय योजना आयोग था। हर साल में ये पंचवर्षीय योजना बनाता था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने इसका, आपको पता होगा कि 13 अगस्त, ठीक है, 13 अगस्त 2014 को इसे डिमोलिश कर दिया, इसे ख़त्म कर दिया है। अब इसकी जगह पे एक नीति आयोग नया आ गया, तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि ये कब बनाया गया। तो ये बनाया गया था 1950 में और ये 15 मार्च को बना था। अगर डेट भी पूछ रहे तो आप याद रखिए 15 मार्च 1950 में। काम क्या था इसका? बेसिकली कि एक्शन प्लान प्रिपेयर करना। ठीक है। अब इसकी जगह पे आ गया है नीति आयोग। ठीक है। तो नीति आयोग का कई बार क्या पूछ लेता है? फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आप ये ध्यान रखिए। ठीक है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। उसके बाद आ जाइए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? सबसे पहले तो जो मौलिक अधिकार है उनका जिक्र कौन से भाग में किया गया है? तो जो भाग 3 है वहाँ पे मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। ठीक है। तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं आपके USA से। ठीक है। तो ये आपको पावरफुल बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाइए सन 2001 से 2011 के मध्य भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की। ठीक है। तो एक होता है वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर और एक होता है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है। तो अभी जब हमने लास्ट टाइम पे जनसंख्या वाला वीडियो पढ़ा था, चैप्टर डाला था, तो उसमें हमने देखा था कि जो इंडिया में जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर था वो 17.67% था। उत्तराखंड में यही कितना था? 18.81% था। आपको ये ध्यान होगा। ठीक है। अगर इसका पर ईयर की बात करें वार्षिक जनसंख्या, तो ये था 1.64। तो आप याद रखेंगे कि ये कितना था? 1.64। ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि जो जनसंख्या थी वो सबसे पहले 1872 में शुरू लॉर्ड मेयो के काल में होती है। ठीक है। लेकिन रिपन भाई साहब इसे नेक्स्ट ईयर से क्या करवाते हैं? 1881 से कंटिन्यू कराते हैं। कब? कौन? रिपन। ठीक है। 2011 की जनगणना कौन से नंबर की थी? तो ये 15वें नंबर की जनगणना थी। ठीक है। और अगर पूछे स्वतंत्र भारत के बाद तो ये 7वें नंबर की जनगणना थी। उसके बाद ताज़ा जनगणना। ठीक है। तो अभी हमारे पास ताज़ा हो या बासी हो, सिर्फ 2011 की ही जनगणना बची है, 2021 वाली तो अभी आई नहीं। तो ताज़ा जनगणना के अनुसार देश के कितने लोग भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं? ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 31.2% लोग क्या है? शहरी भागों में रह रहे हैं। अगर वहीं उत्तराखंड में जैसे पूछ ले कि कितने ग्रामीण हैं और कितने, यही क्वेश्चन अगर उत्तराखंड के लिए पूछ ले तो कितने ग्रामीण हैं और कितने शहरी हैं? ठीक है। तो आपको ये भी हमने डिस्कस करा था कि जो हमारे शहरी हैं वो 30.23% हैं और बाकी जो 69.77% लोग हैं वो क्या है? हमारे ग्रामीण अभी रह रहे हैं। ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद
उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सबसे कम जनजातियाँ हैं? देखिए जो उत्तराखंड में सबसे अधिक है वो तो ऊधम सिंह नगर में, सर्वाधिक अगर पूछता है तो आपको ध्यान रखना है ऊधम सिंह नगर में सबसे अधिक जाति में अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं, अनुसूचित जनजातियाँ, ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग में इतने लोग रहते हैं कि इन्हें आप उंगलियों में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 386 लोग रहते हैं जो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यहीं पे ये पूछ लेता कि ये अनुसूचित जाति से यानी कि एससी से सबसे मैक्सिमम वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये हो जाता आपका हरिद्वार, ठीक है। और अगर पूछ ले कि मिनिमम सबसे कम, तो ये क्या हो जाता आपका चंपावत, चंपावत। तो आप ध्यान रखिए कि अगर एससी पूछता है यानी कि अनुसूचित जाति पूछता है तो तब तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा है, चंपावत में सबसे कम है। और अगर एसटी पूछता है, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी जनजाति पूछता है, तो ऊधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा है और रुद्रप्रयाग में सबसे कम है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक चीनी मिलें कहाँ पे हैं, तो ये है आपके उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानसभा है? द्विसदनीय विधानसभा का मतलब होता है कि एक तो विधानमंडल और एक विधान परिषद। तो बिहार में विधान मंडल भी है और विधान परिषद भी है, ठीक है, विधान परिषद भी है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विधानमंडल और एक विधान परिषद। तो जो विधानमंडल है ये तो सभी राज्यों में है, ठीक है, तो सभी राज्यों में है प्लस दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा विधान परिषद होता है, विधान परिषद होता है, ये क्या होता है, ये 6 राज्यों में है। केवल कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। तो जैसे आपने सुना होगा कि यूपी में है, ठीक है, आपको पता होगा कि तेलंगाना में है, ठीक है, और महाराष्ट्र हो गया हमारा, बिहार हम गिन ही चुके हैं, बिहार हम काउंट कर ही चुके हैं। उसके बाद हमारा महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्रा हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, कर्नाटक। तो ये 6 स्टेट, यूपी, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इनमें हमारा क्या है, विधान परिषद है। एक क्वेश्चन बनता है कि जो विधान परिषद में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम सीट हो सकती हैं 40, ठीक है। ये क्वेश्चन का लॉजिक नहीं बनता, उत्तराखंड में न्याय पंचायत है तो आप इसे रहने दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए, सारनाथ स्तंभ बनवाया गया था, ठीक है, सारनाथ स्तंभ बनवाया गया था। देखिए जो सारनाथ का स्तंभ था ये बनाया गया था, जो सारनाथ का स्तंभ था इसे अशोक द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो इसे आप ऐसे ही याद कर लीजिए डायरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर देश में सबसे बड़ा है? तो आपको 4 सबसे बड़े राज्य याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले राज्य का नंबर कौन सा आता है? फर्स्ट में राजस्थान, ठीक है। सेकंड में कौन सा आता है हमारा? सेकंड में आता है हमारा मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, एमपी हमारा सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र गिवन है ये थर्ड नंबर पे आता है। फोर्थ नंबर पे हमारा कौन सा है? फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है हमारा? उत्तर प्रदेश। ये एरिया वाइज बात हो रही है, क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिए। उसके बाद भारत में कितने बड़े मेजर बंदरगाह है? तो ये हैं 13 पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए दक्षेश यानी सार्क में कितने सदस्य हैं? सार्क में कितने सदस्य हैं? तो पहले तो सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। तो टोटल इसमें देश है 8। अगर पूछ ले सबसे लास्ट में कौन ऐड हुआ, तो ये हुआ अफगानिस्तान, ठीक है। अगर बोले ये बना कब था, तो ये बना था आपका 1985 में, ठीक है। कब बना था? 1985 में। उसके बाद इससे और क्या फैक्ट आ सकते हैं? कहाँ पे बना था? ढाका में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है काठमांडू में, ठीक है। तो इसमें इंडिया भी इसका एक पार्ट है, ठीक है। मानस अभयारण्य कहाँ है? तो मानस अभयारण्य है असम में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 1857 के गदर क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? देखिए गदर क्रांति की बात के टाइम पे गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो कर्जन यहाँ पे क्या था? गवर्नर जनरल था, ठीक है। एक गदर पार्टी बनी थी सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। तो उसकी स्थापना कौन करते हैं? हृदय लाल। तो वो उस गदर की यहाँ पे बात नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार देश में लिंगानुपात क्या है? देखिए मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि जो जनगणना है 2011 वाली, अगर आयोग पेपर बनाता है तो 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा जनगणना से डालता है। तो जनगणना को आप उत्तराखंड प्लस जो नेशनल वाली है इसे खूब पढ़ के जाइए, तो यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। 3-4 क्वेश्चन हमेशा जनगणना से पूछे जाते हैं।
तो जनगणना 2011 के अनुसार देश में लिंग अनुपात क्या है, तो आपको पता होगा ये 943 है अगर देश की बात करें, और 963 है उत्तराखंड की अगर बात करें। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो 940 के आसपास है, तो 940 इसने करेक्ट आंसर माना था। ठीक है, पर आप बिल्कुल फिगर याद करके रखिए। बाकी क्वेश्चन लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। वीडियो और भी चैनल पर अपलोडेड हैं, उनको देखते रहिए और पढ़ाई खूब जम के करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।